हेलो दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने तुर्की आक्रमण को पढ़ लिए थे और तुर्की आक्रमण के अंतर्गत मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़े थे। एक जगह पर आप लोग सुधार कर लीजिएगा, जहां पर आप लोगों को बख्तियार खिलजी के बारे में बताए थे। जो बख्तियार खिलजी था 1203 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण करता है और बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको नष्ट करने का जो कार्य है वह बख्तियार खिलजी ने किया है। और कहीं कहीं पर यह भी कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था। तो कल की क्लास में आप लोगों को विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जगह पर तक्षशिला विश्वविद्यालय को बता दिए थे। तो इस पॉइंट को आप लोग सुधार लीजिएगा, यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय की जगह पर आप लोग विक्रमशिला विश्वविद्यालय को लिख लीजिएगा। तो अगर बात करें तो आज की क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत टोटल 5 राजवंश थे। गुलाम वंश हो गया, और गुलाम वंश के जो शासन है, गुलाम वंश के शासकों का जो शासन है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। दूसरा था खिलजी वंश। खिलजी वंश के शासकों का जो शासन था 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। तीसरा था तुगलक वंश, और तुगलक वंश का जो शासन था 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। फिर उसके बाद था सैयद वंश, और सैयद वंश के शासन था 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। फिर उसके बाद था लोधी वंश, और लोधी वंश का जो शासन था 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। यानी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत टोटल 5 राजवंश थे, जिसमें आज की क्लास में हम लोग गुलाम वंश को पढ़ने वाले हैं। और गुलाम वंश के जो शासन है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे कि मोहम्मद गौरी का 3 गुलाम थे, कुबाचा, यालदोज और कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वैवाहिक नीति के तहत यालदोज और कुबाचा को अपने साथ में कर लेता है, और अगला जो मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी बनता है वह कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो अगर बात करें गुलाम वंश की, दिल्ली सल्तनत
और दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन जो है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहता है। तो आज हम लोग गुलाम वंश को पढ़ने वाले हैं। गुलाम वंश जिसका शासनकाल जो है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक था। और जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश को ही मामलूक वंश इसी को इल्बरी तुर्क वंश भी कहा जाता है। या इसी को दास वंश भी कहा जाता है। तो गुलाम वंश को मामलूक वंश, इल्बरी तुर्क वंश और दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। और जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में ही, यानी इनके दरबारी कवि जो थे हसन निजामी थे, जिन्होंने ताज उल मासिर की रचना किया है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक कुरानों को अपनी दिनचर्या में शामिल किया था। जिस कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लाखों में दान दिया करता था, जिस कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया था, बल्कि सिपह सलार और मलिक की उपाधि से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने नाम का सिक्का जारी नहीं किया, अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही भारत में इस्लामी स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में स्थित जैन मंदिर को तुड़वाकर वहां पर कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। और राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखा था। और कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार को 4 मंजिला बनवाना चाहता था, लेकिन एक मंजिला बनते ही कुतुब मीनार का निधन हो गया। तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को जो पूरा है, इल्तुतमिश ने करवाया। और बाद के वर्षों में जब कुतुब मीनार में की जो चौथी मंजिल होती है, कुतुब मीनार की चौथी मंजिल बिजली गिरने के कारण नष्ट हो जाती है। तो कुतुब मीनार के चौथी मंजिल को मरम्मत करने का जो काम है, फिरोज शाह तुगलक करवाता है। और कुतुब मीनार में ही 5वीं मंजिल का भी निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ही करवाता है, जो कुतुब मीनार है दिल्ली में है। और कुतुब मीनार के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने चिश्ती संत, बख्तियार काकी की याद में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखा था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जब लाहौर में पोलो खेल रहा था, तो पोलो खेलते वक्त ही घोड़ा से गिर जाता है। और कुछ दिनों के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है 1210 ईस्वी में। एक विद्वान था जिसका नाम था मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि दिया था। वहीं अगर बात करें भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन है, तुर्कों ने ही किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला शासक जो है आराम शाह बनता है। और जो आराम शाह का शासनकाल था 1210 ईस्वी से लेकर 1211 ईस्वी तक, और यह अयोग्य शासक था जिसके फायदा जो है इल्तुतमिश ने उठाया। और इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या जो है दिल्ली के जद नामक स्थान पर कर देता है। और फिर इसके बाद इल्तुतमिश ने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। अगर बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश का जो शासनकाल है 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। और जो इल्तुतमिश है, जब अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित करता है, तो दिल्ली की जो जनता होती है इसको सुल्तान मानने से इनकार कर देती है। और इल्तुतमिश के खिलाफ विद्रोह करने लगती है।
और जो इल्तुतमिश होता है अपने खिलाफ हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए 40 गुलामों का एक संगठन तैयार करता है, जिसे चालीसा दल या इसी को तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। और जो चालीसा दल होता है इल्तुतमिश के खिलाफ हो रहे विद्रोह को दबा देता है। और जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश ने ही गुलाम वंश की राजधानी लाहौर से परिवर्तित करके दिल्ली को बनाता है। जिस कारण इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर अगर बात करें तो बगदाद के एक खलीफा थे जिनका नाम था मुस्तान सिरबिला। और जो मुस्तान सिरबिला था, मुस्तान सिरबिला ने 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को सुल्तान का प्रमाण पत्र दिया था। और जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान थे। इल्तुतमिश के समय में ही ख्वारिज्म के शासक जो मंगबरनी था, मंगबरनी चंगेज खान की दर से भागकर भारत की ओर बढ़ा। और जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश ने उसको शरण देने से मना कर दिया, जिस कारण मंगोल आक्रमण जो है टल जाता है। और जो चंगेज खान था, चंगेज खान एक क्रूर अत्याचारी शासक था। इसे तेमुचीनी के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम येसुगाई बहादुर था। और जो चंगेज खान था, चंगेज खान अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। अगर बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश ने ही
दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अमीरों का दमन किया था। और जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक था, जिसने शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया। चांदी के सिक्का को टांका कहा जाता था और तांबा के सिक्का को जीतल कहा जाता था। और जो मंगोल आक्रमण हुआ, तो उस मंगोल आक्रमण में इल्तुतमिश का जो बेटा होता है, इसका पुत्र महमूद मारा जाता है, जिस कारण इल्तुतमिश ने दिल्ली में सुल्तानगढ़ी के मकबरा का निर्माण करवाया था। और भारत में मकबरा शैली की जन्मदाता जो है, इल्तुतमिश को ही माना जाता है। और जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश 1215 ईस्वी में तराइन में यालदोज और कुबाचा को पराजित करता है। और जो तराइन में इल्तुतमिश और यालदोज और कुबाचा के बीच युद्ध होता है, इसे इतिहास में तराइन का तृतीय युद्ध की संज्ञा दिया जाता है। फिर इसके बाद 1224-25 ईस्वी में इल्तुतमिश बंगाल का अभियान करता है। और बंगाल के शासक को जिसका नाम था गयासुद्दीन, फिरोज खिलजी इसको अधीनता स्वीकार करते हैं। और जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के ही दरबार में तबकात नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज रहता था। इल्तुतमिश का निधन जो है 1236 ईस्वी में हो जाता है। और इन्होंने अपने निधन के पहले ही अपना उत्तराधिकारी जो है अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को घोषित कर देते हैं। लेकिन जो अधिकारी होते हैं, वे अधिकारी इल्तुतमिश की बातों की अवहेलना करते हुए जो इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र होता है, जिसका नाम होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसको गद्दी पर बैठाते हैं। और जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था,
रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक अयोग्य शासक था। इसके समय में शासन जो है इसकी माता शाह तुर्कान देखा करती थी। फिर इसके बाद दिल्ली की जनता ने विद्रोह करके रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी से हटा देती है और रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाती है। अगर बात करें रजिया सुल्तान की, तो रजिया सुल्तान का जो शासन है 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक, और जो रजिया सुल्तान थी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासिका बनने वाली प्रथम महिला शासिका थी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सुल्तान बनने वाली प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान जो है पर्दा प्रथा का त्याग करके दरबार में आने लगी। और जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान ने अपना अमीर अखूर यानी अश्वशाला का जो प्रधान है, अबिसिनिया निवासी जलालुद्दीन याकूत को बनाती है। लेकिन इसका विरोध जो है तवर हिंद के साथ सूबेदार जो अल्तुनिया था इसका विरोध करता है। और इसके विरोध को दबाने के लिए रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से निकाह कर लिया। और कालांतर में जब रजिया सुल्तान विद्रोह को दबा रही थी, तो 1240 ईस्वी में पंजाब के कैथल नामक स्थान पर षड्यंत्र करके रजिया सुल्तान की हत्या कर दिया जाता है। एक विद्वान था जिसका नाम था एल्फिस्टन। एल्फिस्टन का कहना था कि अगर रजिया पुरुष होती तो इसका नाम जो है भारत के प्रमुख शासकों में लिया जाता। और एक विद्वान था जिसका नाम था मिनहाज उस सिराज। और मिनहाज उस सिराज का कहना था कि रजिया में सुल्तान का सारे गुण जो होता है मौजूद था। ईश्वर ने इसे गलती से स्त्री बना दिया। यह कथन जो था मिनहाज उस सिराज का था। फिर अगला सुल्तान जो है बहराम शाह बनता है 1240 ईस्वी में। और इसका शासन जो है 1242 ईस्वी तक रहता है। और जो बहराम शाह था, बहराम शाह ने ही नवाब का पद का सृजन किया था। जो सुल्तान के बाद दूसरा पद होता था।
फिर अगला जो है अलाउद्दीन मसूद शाह। गद्दी पर बैठते हैं और इनका जो शासनकाल था 1242 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी तक। और जो अलाउद्दीन हसन हसन शाह था, यह एक काफ़ी अयोग्य शासक था, जिसका फायदा जो है 1246 ईस्वी में बलबन उठाता है और बलबन ने 1246 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी। और हत्या करके अगला सुल्तान जो है नासिरुद्दीन महमूद शाह को बनाता है। और जो नासिरुद्दीन महमूद शाह था, जो नासिरुद्दीन महमूद शाह था, नासिरुद्दीन महमूद शाह टोपी सिलकर अपना जीवन गुजारता था। यह एक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ऐसा सुल्तान था जो टोपी सिलकर अपना जीवन गुजारता था। और जो नासिरुद्दीन महमूद शाह था, नासिरुद्दीन महमूद शाह नामात्र का सुल्तान था। सारा काम जो है बलबन देखा करता था। और नासिरुद्दीन ने बलबन को उल्लूक खां की उपाधि दिया था। उल्लूक खां की उपाधि जो है नासिरुद्दीन महमूद शाह ने बलबन को दिया था। अगर बात करें बलबन की, तो बलबन का जो शासनकाल है नासिरुद्दीन महमूद शाह का जो शासनकाल था 1246 ईस्वी से लेकर 1265 ईस्वी तक, वहीं बलबन का जो शासनकाल है 1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक। अगर बात करें बलबन की, तो बलबन जो है इलबरी तुर्क था। और जो इल्तुतमिश के द्वारा चालीसा दल का गठन किया गया था, उस चालीसा दल को समाप्त जो है बलबन कर देता है। बलबन ने अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। और जो बलबन था, बलबन ने पारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत जो है बलबन ने ही किया है भारत में। और जो बलबन था, बलबन ने ही सिजदा प्रथा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किया था। दंडवत पर नाम जो है सिजदा प्रथा कहलाता था। और पैर को चूमना पैबोस प्रथा कहलाता था। बलबन का कहना था कि जब भी मैं निम्न कुल के लोगों को देखता हूं, तो मेरा हाथ जो है
म्यान पर चला जाता है और मेरी इच्छा होती है कि मैं म्यान से तलवार निकालकर निम्न कुल के लोगों की हत्या कर दूं। यह कथन जो है बलवन का था। और बलवन की अगर बात करें तो बलवन ने एक सैन्य संगठन की स्थापना किया था जिसका नाम था दीवान ए अर्ज, और एक गुप्त संस्था था जिसका नाम था दीवान ए बकरीद। दीवान ए बरीद जो था बलवन के समय एक गुप्त संगठन था। बलवन का उत्तराधिकारी जो है बलवन का पुत्र मोहम्मद सुल्तान बनता है बलवन के निधन के बाद। और जो मोहम्मद है, मोहम्मद की मृत्यु जो है मंगोल आक्रमण के कारण हो जाती है, जिस कारण अगला सुल्तान जो है कै खुसरो बनता है। और कै खुसरो के बाद में अगला सुल्तान जो है कैकुवाद बनता है। और जो कैकुवाद था एक संगीत प्रेमी था। कैकुवाद ने ही उत्तर प्रदेश में किलोखरी नगर को बसाया था। और कैकुवाद के जो संरक्षक थे जिनका नाम था जलालुद्दीन फिरोज शाह, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कैकुवाद की हत्या करके उसके लाश को यमुना नदी में फेंकवा देता है। फिर उसके बाद कैकुवाद के पुत्र को सुल्तान बनाता है जिसका नाम था क्यूमर्स। और जो क्यूमर्स था गुलाम वंश का अंतिम शासक था बाद के दिनों में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्यूमर्स की हत्या कर देते हैं 1290 ईस्वी में और गुलाम वंश के स्थान पर खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल की क्लास में हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहले जो पढ़े हैं गुलाम वंश को उसको नोट कर लेते हैं। गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो है अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, लाहौर को। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खा के नाम से भी जाना जाता है, लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था सुल्तान की उपाधि जो है धारण नहीं किया था। सुल्तान की उपाधि जो है धारण नहीं किया था, बल्कि मलिक और
मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण किया था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि की अगर बात करें तो इनके दरबारी कवि जो है हसन निजामी थे। दरबारी कवि हसन निजामी थे, जिन्होंने ताज उल मासिर की रचना किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही भारत में इस्लामी स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। भारत में इस्लामी स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। जनक माना जाता है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में जैन मंदिर को तुड़वाकर इसके स्थान पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की जो नींव है, कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। चिश्ती संत जिनका नाम था बख्तियार काकी के स्मरण में ही बख्तियार काकी की याद में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। एक मंजिला, इसको 4 मंजिल बनवाना चाहता था। 4 मंजिल बनवाना चाहता था, लेकिन 1 मंजिल बनने के बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक का निधन जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक का निधन जो है
निधन 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर हो जाता है। चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़ा से गिरकर हो जाता है। तो इसमें 3 मंजिल का निर्माण जो है, यानी इसके निर्माण कार्य को पूरा जो है, इसके निर्माण कार्य को पूरा जो है, निर्माण कार्य पूरा जो है इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने किया था। और जब 4 मंजिला जो बिजली गिरने से नष्ट हो जाती है, 4 मंजिला इमारत जो थी, 4 मंजिला, चौथी मंजिल जो था, चौथी मंजिल बिजली गिरने से नष्ट हो जाता है। बिजली गिरने से नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो 4 मंजिला को मरम्मत जो है, मरम्मत जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। 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 और इसमें 5वीं मंजिल का निर्माण भी जो है, पांचवी मंजिल का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। 5वीं मंजिल का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। और जो मिनहाज उस सिराज था, मिनहाज उस सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि दिया था। हातिम द्वितीय की उपाधि जो है मिनहाज उस सिराज ने दिया था। मिनहाज उस सिराज ने दिया था। सिराज ने दिया था। और भारत में चौगान या पोलो का प्रचलन जो है तुर्कों ने ही किया था। भारत में चौगान या पोलो खेल का जो प्रचलन है तुर्कों ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के निधन के बाद अगला जो शासक बनता है उसका नाम था आराम शाह। आराम शाह। और आराम शाह का जो शासनकाल था 1210 ईस्वी से लेकर 1211 ईस्वी तक। इसकी अयोग्यता का फायदा जो है इल्तुतमिश उठाता है। इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने दिल्ली के जद नामक स्थान पर इसकी हत्या कर देता है। इसकी हत्या कर देता है। और फिर जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान अपने आप को घोषित करता है। अगर बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश का जो शासनकाल है 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। और जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले
बदायूं के गवर्नर थे, बदायूं के गवर्नर थे। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को, क्योंकि इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और इसी कारण से दिल्ली की जनता जो है सुल्तान मानने से, दिल्ली की जनता जो है सुल्तान मानने से इनकार कर देती है, सुल्तान मानने से इनकार कर देती है और विद्रोह करने लगती है, जिस कारण विद्रोह को दबाने के लिए चालीसा दल का गठन करता है। चालीसा दल का जो गठन है इल्तुतमिश करता है। चालीसा दल का गठन, चालीसा दल का गठन करता है, और चालीसा दल को ही तुर्कान चिहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। तुर्कान चिहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। और जो चालीसा दल था, चालीसा दल जो है इल्तुतमिश के खिलाफ हो रहे विद्रोह को दबा देता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो है इल्तुतमिश था। सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो था इल्तुतमिश था। और इसको सुल्तान का जो प्रमाण पत्र था, सुल्तान का प्रमाण पत्र जो था, इल्तुतमिश को सुल्तान का प्रमाण पत्र जो है बगदाद के खलीफा ने 1229 ईस्वी में, जिसका नाम था मुस्तान सिर बिलाह ने इसको सुल्तान का प्रमाण पत्र दिया था। बिलाह ने सुल्तान का प्रमाण पत्र दिया था। और इल्तुतमिश के समय में ही मंगोल आक्रमण जो है, मंगोल आक्रमण चंगेज खान के द्वारा किया जाता है। और चंगेज खान जो है ख्वारिज्म के शासक जिसका नाम था मंगबरनी का पीछा
करते हुए सिंधु नदी तक आ गया था। और इस समय शासक जो थे इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश ने दूरदर्शिता का काफी ज्ञान था इनको, जिस कारण मंगबरनी को इल्तुतमिश जो थे, इल्तुतमिश शरण नहीं देते हैं। इल्तुतमिश इल्तुतमिश शरण नहीं देते हैं, जिस कारण जो चंगेज खान था, चंगेज खान सिंधु नदी के इस पार नहीं आ पाता है, उस पार से ही लौट जाता है, जिस कारण मंगोल जो आक्रमण था टल जाता है। मंगोल आक्रमण टल जाता है, टल जाता है। अगर बात करें चंगेज खान की, तो इसका मूल नाम तेमू चीनी था। मूल नाम तेमू चीनी था। उनके पिता का नाम येसुगाई था। और जो चंगेज खान था, अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहा करता था। अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहा करता था। और मंगोल अभियान के दौरान ही इल्तुतमिश का जो पुत्र था, जिसका नाम था मोहम्मद, उसकी मौत हो जाती है। तो उसके याद में जो इल्तुतमिश होते हैं, दिल्ली में सुल्तान गदी के मकबरा का निर्माण करता है। इल्तुतमिश के पुत्र का नाम था मोहम्मद महमूद। और महमूद का जो निधन है, मंगोल आक्रमण से इसका निधन हो जाता है। तो इल्तुतमिश जो होते हैं, इल्तुतमिश ने दिल्ली में सुल्तान गढ़ी के मकबरा का निर्माण किया था। दिल्ली में सुल्तान गढ़ी के मकबरे का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने किया था। अगर बात करें तो 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और याल्दोज और कुबाचा के बीच संघर्ष होता है। कहाँ पर? तो तराइन में जो हरियाणा में है, जिसमें याल्दोज और कुबाचा की हार होती है और इल्तुतमिश की जीत होती है। और इसको तराइन का तृतीय युद्ध की संज्ञा दिया जाता है। फिर उसके बाद 1224-25 ईस्वी में बंगाल का अभियान जो है इल्तुतमिश करते हैं। बंगाल का अभियान करते हैं।
और बंगाल का जो शासक था इस समय बंगाल का शासक जो था गयासुद्दीन फिरोज खिलजी इस समय बंगाल का शासक था। और जो गयासुद्दीन फिरोज खिलजी इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। और अगर बात करें तो इल्तुतमिश को ही भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता माना जाता है। मकबरा शैली का जन्मदाता जो है माना जाता है। फिर इसके बाद अगर बात करें दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इक्ता प्रथा की जो शुरुआत है इल्तुतमिश ने किया था। वहीं अगर बात करें कि भारत में सबसे पहले इक्ता प्रथा की जो शुरुआत है, भारत में सबसे पहले इक्ता प्रथा की जो शुरुआत है, इक्ता प्रथा की शुरुआत जो है मोहम्मद गौरी ने किया था। कि शुरुआत जो है मोहम्मद गौरी ने किया था। और मोहम्मद गौरी ने अपना पहला इक्तेदार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। वहीं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अगर बात करें, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इक्ता प्रथा की जो शुरुआत है, जो है इल्तुतमिश ने किया था। फिर इसके बाद अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सिक्का जारी करने वाला प्रथम जो शासक था, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सिक्का जारी करने वाला प्रथम जो शासक था, सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्का का प्रचलन किया था। शुद्ध अरबी सिक्का का जो प्रचलन जो है इल्तुतमिश ने किया था। और इल्तुतमिश के समय चांदी के सिक्का को टांका कहा जाता था और तांबा के सिक्का को जीतल कहा जाता था।
जीतल कहा जाता था। फिर इसके बाद अगर बात करें तो इल्तुतमिश का जो निधन है, इल्तुतमिश का निधन 1236 ईस्वी में हो जाता है। और इन्होंने अपने निधन के पहले ही अपना उत्तराधिकारी जो है रजिया सुल्तान को घोषित किया था। निधन जो है 1236 ईस्वी में हो जाता है। 1236 ईस्वी में निधन हो जाता है, इल्तुतमिश का निधन हो जाता है। और निधन के पहले ही इन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो है उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को घोषित किया था, लेकिन दिल्ली के अधिकारियों ने इनको गद्दी पर नहीं बैठाया, बल्कि जो इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश के बड़ा पुत्र का नाम था। दिल्ली के अंदर जो अधिकारी थे उन्होंने रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और उनके बड़े पुत्र जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज उसको गद्दी पर बैठाया। और जो रुकनुद्दीन फिरोज था यह अयोग्य शासक था और इसके समय शासन इनकी माता जिनका नाम था शाह तुर्कान देखा करती थी, जिसका विरोध जो है दिल्ली के जनता ने किया और फिर इसको गद्दी से हटाकर रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाया। रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाया। अगर बात करें रजिया सुल्तान की तो रजिया सुल्तान का जो शासन था 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक। और जो रजिया सुल्तान थी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाली प्रथम शासिका थी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाली प्रथम शासिका थी। इन्होंने अपना अमीर ए आखुर यानी अश्वशाला का जो प्रधान है, अश्वशाला का प्रधान अबिसिनिया निवासी
जलालुद्दीन याकूत को बनाया। जलालुद्दीन याकूत को बनाया, जिसका विरोध जो है इसका विरोध तवर हिंद के जो सूबेदार थे अल्तुनिया ने किया। तवर हिंद के सूबेदार जो थे, जिसका नाम था अल्तुनिया ने इसका विरोध किया, और इसके विरोध को दबाने के लिए रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से निकाह कर लिया। और रजिया सुल्तान की अगर बात करें तो रजिया सुल्तान का जो निधन है, इसका निधन 1240 ईस्वी में पंजाब के कैथल नामक स्थान पर हो जाता है। पंजाब के कैथल नामक स्थान पर रजिया सुल्तान का निधन हो जाता है। फिर इसके बाद अगर बात करें एल्फिस्टन का कहना था कि एल्फिस्टन का कहना था कि रजिया सुल्तान अगर पुरुष होती, रजिया सुल्तान अगर पुरुष होती तो इनका नाम प्रमुख सुल्तानों में लिया जाता। सुल्तानों में लिया जाता। और वहीं मिनहाज उस सिराज का कहना था कि मिनहाज उस सिराज का कहना था कि रजिया में सुल्तान के सारे गुण जो थे मौजूद थे। रजिया में सुल्तान के सारे गुण मौजूद थे। गलती से ईश्वर ने इसको स्त्री बना दिया। यह किसका कहना था? तो मिनहाज उस सिराज का कहना था। और रजिया सुल्तान के बाद रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी जो है बहराम शाह बनता है। बहराम शाह का जो शासन था 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक, और बहराम शाह ने नवाब के पद
का सृजन जो है बहराम शाह ने किया था। फिर अगला जो है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद अगला जो है नासिरुद्दीन महमूद शाह गद्दी पर बैठता है। और जो अलाउद्दीन मसूद शाह था, काफी अयोग्य शासक था, जिसका फायदा जो है बलबन ने उठाया। इसका फायदा जो है बलबन ने उठाया और बलबन ने 1246 ईस्वी में इसकी हत्या कर देता है। और अगला सुल्तान जो है नासिरुद्दीन महमूद शाह को गद्दी पर बैठाता है। नासिरुद्दीन महमूद शाह जो था, टोपी सिलता था और टोपी सिलकर ही अपना जीवन गुजारता था। सिलकर अपना जीवन गुजारता था। और नासिरुद्दीन महमूद शाह जो था, एक नाम मात्र का सुल्तान था। इनके समय शासन का जो सारा काम था बलबन देखा करता था। और नासिरुद्दीन महमूद शाह ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दिए थे। उलूग खां की उपाधि जो है नासिरुद्दीन महमूद शाह ने बलबन को दिया था। फिर इसके बाद अगला सुल्तान जो है बलबन बनता है। और बलबन के जो शासनकाल है 1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक। 1200 बलबन का जो शासनकाल है 1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक। और जो बलबन था इलवरी तुर्क था। और बलबन अपने आप को ईरान का अफरासियाज वंश का बताता था। अफरासियाब वंश का बताता था। और बलबन ने ही चालीसा दल के गठन को समाप्त किया था। चालीसा दल को समाप्त बलबन ने ही किया था। और बलबन ने अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। बलबन का एक कथन था और बलबन का कहना था कि जब
भी मैं निम्न कुल के लोगों को देखता हूँ तो मेरा हाथ अपने आप मयान पर चला जाता है, मयान पर चला जाता है, और मेरी इच्छा होती है कि और मेरी इच्छा होती है कि मैं निम्न कुल के लोगों की हत्या कर दूं, कुल के लोगों की हत्या कर दूं। यह बलवन का कथन था, और बलवन ने ही सिजदा और पाबोस प्रथा की जो शुरुआत है, सिजदा और पाबोस प्रथा की जो शुरुआत है बलवन ने ही किया था। और बलवन ने ही एक पारसी त्योहार नौरोज को, पारसी त्योहार जिसका नाम था नौरोज का प्रचलन जो है बलवन ने ही किया था। और बलवन ने सैन्य संगठन का गठन किया था जिसका नाम था दीवान ए अर्ज। बलवन द्वारा गठन किया गया एक सैन्य संगठन था, और एक था गुप्त संगठन था जिसका नाम था दीवान ए बरीद जो था, यह एक गुप्त संगठन था। और सैन्य संगठन जिसे दीवान ए अर्ज कहा जाता था, और जो गुप्त संगठन था जिसे दीवान ए बरीद कहा जाता था, इन दोनों की शुरुआत जो है बलवन ने ही किया था। बलवन के उत्तराधिकारी की अगर बात करें तो बलवन का उत्तराधिकारी जो है बलवन का पुत्र मोहम्मद बनता है। बलवन का उत्तराधिकारी जो है, बलवन का उत्तराधिकारी बलवन का पुत्र जिसका नाम था मोहम्मद, और मोहम्मद का जो निधन है मंगोल आक्रमण में हो जाता है। मंगोल आक्रमण से मोहम्मद का निधन हो जाता है। तो उसके बाद जो बलवन होते हैं, बलवन मोहम्मद के पुत्र कै खुसरो को गद्दी पर बैठाते हैं। और जैसे ही बलवन का निधन होता है, कै खुसरो को गद्दी से हटा दिया जाता है, और कै खुसरो के स्थान पर कैकुवाद को
गद्दी पर बैठाया जाता है। और जो कैकुवाद था, संगीत प्रेमी था, संगीत प्रेमी था। कैकुवाद ने ही उत्तर प्रदेश में किलोखरी नगर को कैकुवाद ने ही बसाया था। और कैकुवाद की जो हत्या है, कैकुवाद का संरक्षक है, इसका नाम होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कैकुवाद की हत्या करके उसके शव को यमुना नदी में फेंकवा देता है। और फिर इसके बाद कैकुवाद के पुत्र, जिसका नाम होता है क्यूमर्स को गद्दी पर बैठाता है। क्यूमर्स को गद्दी पर बैठाता है। और बाद के वर्षों में 1290 ईस्वी में क्यूमर्स की हत्या हो जाती है। फिर इसके बाद जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गुलाम वंश के स्थान पर खिलजी वंश की स्थापना करता है। खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो जितना भी आप लोगों को पढ़ाए थे, उन सारे पॉइंट को नोट करवा दिए हैं। कल की क्लास में हम लोग खिलजी वंश को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।